अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन चैनल प्राइम कनाडा टीवी। प्रोग्राम है एजेंडा पाकिस्तान और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप जानते हैं कि एजेंडा पाकिस्तान में हम पाकिस्तान से मुताल्लिक वो तमाम तर इशूज़ डिस्कस करते हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के सोशल सर्किल में अपनी एक अहमियत रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार पाकिस्तान की मुआशी, सियासी और समाजी वजूहात की बुनियाद पर ही है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम आज पाकिस्तान में कराची में मौजूद हैं और कराची में हम एक आज ऐसी बिजनेसमैन कम्युनिटी की नुमाया शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनका हेल्थ इंजीनियरिंग सेक्टर में और बिलखुसूस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स की जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसमें अपना एक वसी तजुर्बा है। और एज एन इकोनॉमिस्ट आप पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पर और नेशनल मीडिया पर इजहार राय करते रहते हैं और बहैसियत तज्जियाकार अपनी राय से अवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए बातें करते रहते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ इंजीनियर अदनान चिश्ती साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अदनान साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त दिया और आपकी चूँकि बेशबहा मसरूफियात, तो आज हमने सोचा कि आपके ऑफिस में आकर ही हम आपसे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया। हेल्थ इंजीनियरिंग सेक्टर से आपका ताल्लुक़ है, आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर की नुमाइंदगी भी करते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंजीनियर्स के लिए भी आप काम कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब ऐसे पाकिस्तानियों को हम देखते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आप जैसे लोगों पे फ़ख्र करते हैं। आज मैं आपसे बात करना ही चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल पोजीशन है उसको बेहतर बनाने में हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को आप किधर स्टैंड करते हुए देख रहे हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई तो इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान को तब्दील करेंगे और तब्दीली का नारा दिया गया। और जो मंशूर इमरान खान साहब का था उसमें सबसे अहम बात यही थी कि 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख से ज़ायद घर और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करेंगे। इसमें असद उमर साहब का एज फाइनेंस मिनिस्टर एक इनिशिएटिव भी था, लेकिन वो चीज़ें हमें पिछले 2 सालों में होती भी नहीं दिखाई थी। आप क्या कहेंगे इस पर? थैंक यू वेरी मच उमर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आपने चूज़ किया है और बहैसियत इंजीनियर, बहैसियत बिजनेसमैन, बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं बेशतर फोरम पे जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट कर चुका हूँ कि सिर्फ नारे से, सिर्फ कह देने से तब्दीली नहीं होती। तब्दीली के लिए आपको जो है वो इस चंद कड़वे घूंट, कुछ स्टेप्स, कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो वाकई आपको नज़र आए कि ये आपने स्टेप जो हैं वो ले लिए। इन स्टेप्स में ज़ाहिर है कुछ एक्शन जो हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ मिड टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो इनका सम अप स्टेप्स तो आपको सारे के सारे एक साथ ही लेने पड़ते हैं, लेकिन उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैटर करते हैं। कुछ के फ़ौरन आते हैं, कुछ के थोड़ी देर बाद आते हैं, कुछ के आपके सालों बाद नज़र आते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि तब्दीली को इस वक्त 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं और हम लोग अगर अभी भी स्टेप लेने की बात कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट्स तो अगली गवर्नमेंट में ही नज़र आना शुरू नहीं। हमने जब करंट अकाउंट खसारा देखा, जीडीपी ग्रोथ को हमने डाउन होते हुए देखा। ये तो अब ये कहते हैं कि अब बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कहाँ पे थे जीडीपी में, आज हम कहाँ पहुँच गए? इसके पीछे आप क्या वजूहात समझते हैं? देखिए, मेरा अपना भी मानना ये है, वैसे तो खैर अगर आप जीडीपी को देखें तो ये 2017-18 में 5.5% थी, उसके बाद नेगेटिव में चली गई, नेगेटिव से अभी भी हम नेगेटिव में हैं, लेकिन मैं उसको ज़ीरो कहूँगा कि इस वक्त हम ज़ीरो ग्रोथ पे जो है वो वापस आ चुके हैं। मेरी भी बड़ी शुरू से यही राय रही है कि आपको जब लंबी छलांग लगानी होती है तो आदमी खड़े खड़े छलांग नहीं लगा सकता, उसको ज़रूर झुकना ज़रूर पड़ता है ताकि वो लंबी छलांग लगा सके। सही। इसी हो सकता है ये हमारी जो डाउन इकॉनमी की शरह जो है वो डाउन हुई है, वो हमारी छलांग लगाने की शुरुआत हो, लेकिन बज़ाहिर जो स्टेप्स हैं वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आते। तो किसी भी इकॉनमी के लिए सबसे पहले कैश का इंतज़ाम किया जाता है, दूसरे नंबर पे सरमायाकारी, तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो नज़र आना शुरू होती हैं अगर आप राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें। हमारे मुल्क में क्योंकि आबादी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है
तो हमारे यहाँ हर चीज़ लो हैंगिंग फ्रूट की तरह जो है वो अवेलेबल है, बशर्त ये कि कोई उस फ्रूट तक जाए और तोड़े। अगर कोई इसका इंतज़ार करे कि ये फ्रूट टूट के मेरे मुंह में आ जाए तो वो इस तरह से तो इकॉनमी जो है वो नहीं बदल सकती। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि लो हैंगिंग फ्रूट में शॉर्ट टर्म जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अच्छा, यानी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ में अगर अभी भी पीटीआई की हुकूमत चाहे तो उसे अपना के जो है इकॉनमी को बेहतरी की तरफ ला सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। शॉर्ट टर्म में क्विक एक्शन आपको नज़र आ सकता है। आपके गवर्नमेंट की प्रेजेंस हर जगह मौजूद है, नादरा के ऑफिस की सूरत में, पासपोर्ट ऑफिस की सूरत में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर टाउन में गवर्नमेंट के ऑफिस अवेलेबल हैं। तो उनकी पावर को आप इस्तेमाल करते हुए एक लोगों की फैसिलिटेशन के लिए सिर्फ अगर हम जनरल सेल्स टैक्स जो कि हर जगह, हर स्टोर में, हर खाने की जगह एक आम आवाम से जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन वो कितना जमा हो रहा है, कितना नहीं जमा हो रहा, इसकी तमाम सूरत हाल सबके सामने है। यानी 17% जनरल सेल्स टैक्स हर आम आदमी पे कर रहा है हर चीज़ की ख़रीदारी पे। बिल्कुल। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कितना वो हुकूमत के पास जा रहा है, कितना नहीं जा रहा, इस बात का हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें सबसे जो रोशनी डालने वाली बात यह है कि इसका पता कैसे लगाया जाए कि कितनी हमारे पास कैश इकॉनमी की सूरत में सर्कुलेशन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। सही। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस सूरत से लगा सकते हैं कि एक आम आदमी को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेट्स से आपने 5% एक आम आदमी को रीबेट पॉलिसी के तहत, यानी कि आज जो भी बंदे ने ख़रीदा है, इस महीने जो भी ख़रीदा है, उसकी तमाम तर रसीदें लेट्स से नादरा के ऑफिस में जमा कराएं और 5% पैसे वापस ले लें। तो ओवरऑल जीएसटी का एटलीस्ट 12% आपको एक्चुअल अमाउंट का 12% आपके ख़जाने में जमा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ईद पे आपने देखा है कि 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब की ख़रीदारी हमारे यहाँ 2-3 दिन में हो गई। तो उसका इतना बड़ा सेल्स टैक्स का अमाउंट क्या हमारे ख़जाने में जमा हुआ? सवाल सबको पता है कि कितनी ख़रीदारी हुई और कितना जमा हुआ। तो अगर ये रीबेट पॉलिसी के तहत इसकी अकाउंटेबिलिटी बेहतर बनाई जा सके तो एक बहुत बड़ा चंक है जो कि एक कम्युनिटी से, सेल्स से, स्टोर से, आपके रेस्टोरेंट से, इन जगहों से आप लोग जो है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन इसमें अदनान साहब ये भी तो है कि जो ऑलरेडी ऐसी बिजनेस एंटिटीज़ हैं जो आवाम से ये जनरल सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रही हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट को आगे नहीं डिलीवर कर रही? क्या वो सुपर मार्ट, वो तमाम तर बिजनेस एंटिटीज़ जो जीएसटी के नाम पे आवाम से 17% ले रहे हैं? देखें, अगर ये तमाम का तमाम टैक्स पे हो रहा हो तो हमारे ख़जाने खाली हों ही ना। जितनी कैश इकॉनमी, जितनी बाइंग, जितनी परचेजिंग हमारे मुल्क में इस वक्त चल रही है, सबको पता है कि कितनी बुक्स जो हैं वो मेंटेन की जाती हैं, कि कौन सी हाथी के दांत के खेल दिखाने के हैं, कौन से खाने के हैं। तो ये बात सबको पता है। टोटल हमारे तमाम चीज़ों का 10% है जिस पे हम जो है वो टैक्स वसूल कर पाते हैं। बाकी 90% हम लोग जो हमारी इकॉनमी का हिस्सा है वो किसी बुक्स में, किसी जगह नुमायाँ होता ही नहीं है जिसके अगेंस्ट हम टैक्स ले सकें। ठीक है, आपने रिबिट की बात की कि आवाम जो है वो रसीदें दिखा के अपना 5% या जितना परसेंट भी गवर्नमेंट चाहे वो रख सकती है पब्लिक के लिए, तो ये प्रोसीजर कैसे मुमकिन होगा? इसका बड़ा आसान तरीका है। जो भी रसीद किसी भी स्टोर से मिलती है उस पर उसका नाम ज़रूर मेंशन होता है ताकि उनकी पब्लिसिटी हो, उनके तमाम लाइसेंसेस और उनके ट्रैक जो है वो आप वो वहाँ से मालूम कर सकते हैं। जैसे ही वो रसीद गवर्नमेंट को जमा हो, गवर्नमेंट उसका 5% जो है वो एक आम आदमी को वापस कर देगी। जैसे लोगों के पास एक और मैसेज जाएगा पीटीआई की गवर्नमेंट का कि इनके आने के बाद चीज़ें जो है वो कम से कम 5% जो भी ख़रीद रहे हैं वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को वापस कर रही है। एक आम लोगों के पास जो है वो एक अच्छी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट की नज़र आना शुरू हो जाएगी, इंटरेस्ट भी लेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या बड़े सुपरमार्ट्स हैं वो तो इस किस्म की रसीदें देते हैं, लेकिन एक आम शॉप या पाकिस्तान की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स होते हैं, ठेले होते हैं
जहाँ से ख़रीदारी लोग करते हैं और हज़ारों रुपए की ख़रीदारी करते हैं, तो क्या वो रसीदें देने के काबिल हैं? बिल्कुल, अभी तक लोगों को उन रसीदों की वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है। जब आप उन रसीदों की वैल्यू का अंदाज़ा लगा लोगों को दे देंगे, तो इस मुल्क में तो 1 रुपए के पीछे लोग जो है वो एक दूसरे की पिटाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 5% कौन छोड़ देगा? तो वो रसीदें मैंडेटरी हो जाएंगी हर दुकान वाले के लिए। लोग इसको प्रेफर करना शुरू कर देंगे कि जो रसीद नहीं दे रहा उससे सामान ना लिया जाए, जो रसीद दे रहा है उससे सामान ले लिया जाए। जब लोग इस तरह से करना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और रसीद मैंडेटरी हो जाएगी। जैसे ही मैंडेटरी हो जाएगी, लोग जो है वो 5%। पब्लिक तो रसीद मांगेगी अगर उसको ये पता लग गया कि उसे रिबेट में अमाउंट वापस होगी, जितने परसेंट भी गवर्नमेंट तय करती है या 5%। लेकिन जो एक सेलर है, यानी जो ऐसे स्टॉल्स लगाए हुए हैं जिनकी छोटी शॉप्स हैं लेकिन बिज़नेस उनका भी लाखों में, क्या वो इस चीज़ को फॉलो करने में इंटरेस्ट लेंगे? क्योंकि इस तरह तो शायद उनको नुकसान होगा, क्योंकि कैश इन फ्लो में वो कितना टैक्स बचाते हैं, कितना अपनी जेब में रखते हैं, ये सारी चीज़ें तो वही जानते हैं। देखें, यही वो वजह है जिसकी वजह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हर वो शख्स जो सेल कर रहा है, जो जिसका स्टॉल है, उसकी कैलकुलेशन में ये 17% ऑलरेडी ऐड हुआ है। अब वो 17% कैश की सूरत में एक आम आदमी से, लोगों से, फैमिली से वो ऑलरेडी ले रहा है। लेकिन क्योंकि उसकी बुक्स उस कैश में 100% अमाउंट को रिफ़्लेक्ट नहीं करती, तो इस वजह से वो 100% अमाउंट, उसका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं आता। सही है। ये बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। इसको ऑप्ट करने से हम मैक्सिमम टैक्स, जैसा आपने बाकी तमाम हमारे मिनिस्टर्स की, जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, बिल्कुल, FBI के चेयरमैन, ये सब मिल बैठ के एक अपना वो सब लाएमल बना सकते हैं। वो सब एक बात करते हैं, टैक्स नेट को किस तरह बढ़ाया जाए, टैक्स नेट को किस तरह बढ़ाया जाए। बड़ी आसान तरीक़ों से जो है वो आप टैक्स नेट को 100% पे लेके जा सकते हैं। वो सिर्फ एक आम आदमी को फैसिलिटेट करे। ठीक है, आम आदमी तो फैसिलिटेट हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब इन्होंने फाइलर बनने के लिए कहा गवर्नमेंट ने, इसमें FBR ने अपना रोल भी प्ले किया और बेनिफिट्स भी दिखाए फाइलर बनने के, लेकिन जो एक सेलर है, जो एक बिजनेसमैन है या एक स्मॉल ट्रेडर है, वो उस चीज़ पर राज़ी नहीं हुआ और उसने विथ होल्डिंग टैक्स भी अपना बचाना चाहा और दीगर टैक्सेस से भी ख़ुद को बचाना चाहा, जिसमें ये GST भी शामिल हो सकता है। तो सवाल ये है कि किस तरह गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कराएगी? क्या फाइलर होने से वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपना इनकम टैक्स की रिटर्न्स तो दे ही रहा हूँ, तो क्या उसमें ये GST कवर नहीं हो पाएगा? बिल्कुल, जो इनकम टैक्स है और जनरल सेल्स टैक्स है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनकम टैक्स एक आम आदमी का अपना पर्सनल टैक्स है कि उसने क्या कमाया। अगर उसने एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कमाया है तो ही उस पर टैक्स लायबल होता है। दैट इज़ द इनकम टैक्स कि उसने इनकम टैक्स। अगर उसने कोई एक चीज़ बेची है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 17% ऐड करके और मार्केट में दी जाती है। ये 17% अगर वो इम्पोर्टेड चीज़ है तो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट भी डिडक्ट हो जाता है। तो यूजुअली इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे ये टैक्स जो है वो प्रीपेड होता है, और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि लोकल चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, लोकल प्रोडक्शन में अवेलेबल हैं, वहाँ पर ये 17% जो है वो बखूबी बचा लिया जाता है, जिसको आसानी से टैक्स नेट में लेके आया जा सकता है। जहाँ तक आपने बात की कि इनकम टैक्स फाइलर और उसके हवाले से, तो ये एक एडिशनल पॉइंट है इसी फैक्टर का कि जब लोगों के पास ऐसी रसीदें, गवर्नमेंट के पास ऐसी रसीदें जाना शुरू हो जाएंगी जिन पे नाम लिखा हुआ होगा और उनकी कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और वो फाइलर नहीं होंगे और वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट उनको फोर्स करके रजिस्टर भी करवा सकेगी, उनको फाइलर भी बना सकेगी। तो आपके फाइलर जो हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आपका टैक्स भी प्रॉपर आना। तो ये प्रोसीजर यहाँ से भी शुरू हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है इस किस्म की अनाउंसमेंट करे और लोगों को इस पर पाबंद कर दे कि वो जो भी चीज़ परचेज कर रहे हैं उसकी रसीद लाजमी लें। इस तरीके से ये होगा कि एक सेलर भी जो है वो उस ट्रैक के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फिर अल्टीमेटली उसकी सेल लूज़ हो जाएगी। देखें, इस पे पाबंद करने में और उनको रिबेट देने में फ़र्क ये है कि गिव एंड टेक। आप रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट अर्न करेंगे, आप पैसा देंगे और पैसा अर्न करेंगे। ये एक
मैटर ऐसा है जिसमें आप लोगों को रिस्पेक्ट भी दे रहे होंगे और आप अपना डिसीजन इन्फोर्स करा रहे होंगे थ्रू पब्लिक, जिसमें आपकी वाह भी हो रही होगी कि भाई गवर्नमेंट ने आके जो है वो वाकई नया पाकिस्तान बना दिया है। हम 100 रुपये की चीज़ ख़रीदते हैं, 5 रुपये वापस मिल जाते हैं। और आप इसको इस बात से भी कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसे कितने 100 रुपये जो है वो हमारे यहाँ जो है वो ऑलरेडी खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसका जो टैक्स है वो हमें आ नहीं रहा, सिवाय मोबाइल कार्ड, बिलिंग और इनके जिनके प्रॉपर टैक्स होते हैं। सही। इसी से मुताल्लिक एक और सेगमेंट जो यहाँ पे एक नई राहें खोल देता है कि कितनी ऐसी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो टैक्स की सूरत में बच के आ रही हैं, या ये कह लीजिए कि उसके आने के रास्ते दूसरे हो गए, और वो इस वजह से हो गए कि उनके ऊपर इतने टैक्सेस, ड्यूटीज़ कि यहाँ पे वो चीज़ें सेल तो हो रही हैं लेकिन वो चीज़ें शायद गवर्नमेंट के पास टैक्सेस की सूरत में जा ही नहीं पाए, उसके जो फाइनेंस थे या उसकी जो अमाउंट थी। ये नेक्स्ट फेज़ है, इसको हम मिड टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली 100% डिक्लेयर्ड इम्पोर्ट नहीं हो रही। लेट्स से अभी आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, चाइना जब पीटीआई की नई गवर्नमेंट आई थी तो चाइना से पता किया गया लोगों पर प्रेशर डालने पे कि चाइना ने पाकिस्तान कितना सामान एक्सपोर्ट किया है, तो एक्चुअली वो कोई 100 टाइम्स ज़्यादा था हमारी इम्पोर्ट गुड्स की वैल्यू के मुताबिक। सही। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर 10 अरब का सामान था तो 100 अरब का वहाँ से ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया गया था, और यहाँ पे हमारे यहाँ जो है वो 10 अरब का इम्पोर्ट किया गया। तो ये वहाँ ऐसे मुल्कों में ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर टैक्स का रेट बहुत हाई हो, जैसा हमारे मुल्क में टैक्स का रेट जो है वो इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, जिसमें 17% इनकम टैक्स भी ले रहे हैं, 6% एडवांस इनकम टैक्स ले रहे हैं, 17% जीएसटी ले रहे हैं, उसके बाद 5% आपका जो है वो कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं। अब रिलेटेड टू द प्रोडक्ट 5% से लेके और 25% तक कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं। तो ये एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट कोई मिनिमम टैक्सेशन 40% से शुरू होती है, जो आपकी 100% और 300% तक जाती है। सही। तो ये वाला जो टैक्स एलिमेंट है, इसको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने का तरीका अगेन इम्पोर्टर को बेनिफिट देकर ही हासिल किया जा सकता है। अगर ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए, जैसे कि इस तमाम इलीगल चैनल को ऑप्ट करते हुए आप चीज़ पाकिस्तान तक लेके आते हैं, तो आपका 12 से 14% टोटल ख़र्चा होता है, जिसमें तमाम एलिमेंट शामिल हैं कि कहाँ बाहर आपकी पेमेंट जानी है, कहाँ कैसे सामान आना है, कैसे अंडर इन्वॉइस होनी है, कैसे चीज़ें चेंज होनी है। ये तमाम 12 से 14% एक बिजनेसमैन जो है वो अपना ख़र्चा कैलकुलेट करके और चीज़ों को इंपोर्ट करके इस मार्केट में जो है वो चीज़ों को फेंक रहा होता है। अगर ये तमाम फ्लैट रेट जैसे यूएई ने इम्प्लीमेंट किया है 5%, अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, वज़ीर हो, सबके लिए 5% टैक्स जो है लागू कर दिया है वैट, कि हर चीज़ पे 5%। जितना आप टैक्स को सिंपल करेंगे उतने ज़्यादा लोग उसको ऑप्ट करेंगे, लेकिन अगर आप उसी में राहें निकालेंगे तो लोग जो है उन राहों को तलाश करेंगे और अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट टैक्स का रेट एक फ़िक्स करती है वो इस बात को मद्देनज़र रख के करती है कि स्मगलिंग की रोकथाम हो सके। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल उसके बरक्स दिखाई देता है कि वो टैक्स नेट इतना बढ़ा देते हैं, यानी रेशो इतना होता है कि लोग फिर स्मगलिंग के रास्ते तलाश करने लगते हैं। देखिए, ये तमाम चीज़ें दूसरे रास्तों को फेवर करती हैं। जितना आप टैक्स बढ़ाएंगे उतने जो दूसरे तरीके हैं उनको ऑप्ट किया जाएगा कि किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट को सस्ता करके यहाँ पे लेके आए। या एक पावरफुल आदमी जिसके पास पावर है वो अगर सस्ती प्रोडक्ट पाकिस्तान में लाने को तैयार हो जाएगा तो बाकी तमाम बिजनेसमैन इस बात पे मजबूर हो जाएंगे कि वो भी उसी आ गया था कंट्रोल कर रहा था, इतना कंट्रोल हो गया।
तो जितना इसमें हम बिजनेसमैन जो पावरफुल आदमी है, जब वो अपनी पावर इस्तेमाल करके चीज़ को सस्ता करके पाकिस्तान में लेके आ जाएगा, तो बाकी तमाम लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो भी ऐसे रास्ते निकालें और उसकी लाई हुई प्रोडक्ट को compete करके और उसके रेट को compete करके मार्केट में लाएं। अगर यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी हर एक के लिए, तो इन रास्तों को अवॉइड किया जाएगा और सीधे रास्ते को ऑप्ट किया जाएगा। मेरा इसमें मानना ये है कि जो मैक्सिमम इंपोर्ट का एक्सपेंस है ये दूसरे रास्तों के थ्रू, हम टैक्स को अगर उस रेट पे ले आएँ, यानी कि 15% तक अगर हम टैक्स लेके आ जाएं, फिक्स ले आएँ, अक्रॉस द बोर्ड ले आएँ, रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट, रिगार्डलेस ऑफ द एरिया, तो हम इस पे आसानी से काबू पा सकते हैं। जो हम अगर हमारी 10 अरब की इंपोर्ट है तो वो एक्चुअल डिक्लेयर होना शुरू हो जाएगी। लेट्स से 10 अरब की इंपोर्ट में आप 40% से जो है वो कोई 4 अरब रुपए जो है वो एज एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आप ख़जाने में शामिल करते हैं। तो जब 6 महीने में लोगों का फेथ डेवलप होगा कि ठीक है अब ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो इस चैनल को ऑप्ट करना शुरू करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर और मे बी इन अ ईयर और 2 ये 15% 10 टाइम्स ज़्यादा 100 अरब का 15 अरब रुपए होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में 11 अरब रुपए का कौम के ख़जाने में फ़ायदा ही होना है। सही, बिल्कुल बदले। ये चले शॉर्ट टर्म और मिड टर्म चीज़ें हाईलाइट, लॉन्ग टर्म आपके जहन में क्या पॉलिसी है? लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए जैसे कि हम सुनते हैं कि ख़जाना खाली करके चला गया पिछली गवर्नमेंट वाला, हमें जो है वो हमारे पास कुछ है ही नहीं काम करने को। सबसे बड़ी पावर होती है साइनिंग एक कलम की और आपके एग्रीमेंट की पावर। तमाम मल्टीनेशनल, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां आंखें बिछाए बैठी हैं कि कराची से लेके इस्लामाबाद तक जो है हम बुलेट ट्रेन चला देते हैं, आप आएँ बैठें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइन करें, 10 साल तक उसके ओनरशिप जो है वो जो लगाएगा उसकी होगी, उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर देंगे या मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो पाकिस्तान के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर आपको इस मुल्क की आवाम जो है वो आपके इदारों को प्राइवेटाइज़ नहीं करने दे रही, कुछ शेयर बेचने नहीं दे रही, तो आप नए प्रोजेक्ट इस बेसिस पे तो लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास तो पैसे नहीं हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ऑप्ट करते हुए ट्रेन चला सकते हैं, नॉट दिस लोकोमोटिव ट्रेन, बुलेट ट्रेन चला सकते हैं। उसके बाद आप सड़कें बनवा सकते हैं, जो अस्पताल हैं वो बनवा सकते हैं, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो बनवा सकते हैं। इस मद में जो है वो सरमाया बाहर से आ भी रहा होगा, डॉलर की जब सरमाया आ रहा होगा, इंडस्ट्री लग रही होगी, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ आई होगी और डॉलर जो है वो भी नीचे जा रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ें ऑप्ट करके इन अ लॉन्ग टर्म आप जो है वो इस मुल्क को एक बेहतर इकॉनमी, बेहतर मुस्तकबिल जो है वो दे रहे होंगे। अल्टीमेटली ये इंडस्ट्री, ये अस्पताल, ये ट्रांसपोर्ट, ब्रिजेज़, ये तमाम चीज़ें जब कन्वर्ट होंगी, स्पेशली वो इंडस्ट्रीज़ जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करेगी, वो इंडस्ट्री जब डेवलप होगी, 10 साल में उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी या मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो पाकिस्तान के किसी बंदे के पास होगी या पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास होगी, तो हम उस इंडस्ट्री का, उस प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर एरिया को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर द एक्सपोर्ट। ठीक है, इसमें एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि लोगों का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग पे इसलिए भी एतबार नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि ये टेन्योर गवर्नमेंट पूरा कर सके ना कर सके, और अगर कर भी लिया तो क्या गारंटी है कि यही टीम आगे कंटिन्यू करे। और उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इन्वेस्टर जो है उसका सरमाया फंस जाता है, क्योंकि फिर नई गवर्नमेंट आके पुराने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो ये एक इन्वेस्टर को, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को या कनाडा में मुकीम जो लोग हैं, अगर वो इसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं तो इस बात की ज़मानत उनको कौन दे सकता है कि अगर उनका पैसा सरमायाकारी में लगता है और गवर्नमेंट बदल जाती है, टीम बदल जाती है, प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं रुकेंगी। देखें, क्या नई गवर्नमेंट ने आने के बाद कितने प्रोजेक्ट बंद किए, कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो ख़त्म कर सकी, सिवाय चंद एक प्रोजेक्ट के जो अपनी मियाद पूरी कर रहे थे,
क्या सी पैक को कोई इफ़ेक्ट पड़ा, या जो पावर प्लांट्स हमारे लग रहे थे उनको कोई फ़र्क पड़ा। जो बड़े बड़े मुआहदे हुए हुए हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की डील्स हुई भी हैं, वो एज़ इट इज़ चल रही हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, वो तमाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो चल रही हैं। बिल्कुल ज़रूरत इस बात की है कि गारंटीज़ किस तरह की हैं, किस तरह की क्रेडिबिलिटी है। तो ये एक मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब और पीटीआई की जो टीम है वो बखूबी जानते हैं कि उनके नाम पे, उनकी चीज़ों को देखते हुए लोग जो है वो आगे आने को तैयार हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि लोगों ने हाथ बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ से हमारी तरफ से हाथ बढ़ता है या नहीं बढ़ता। सही। हमने सुना है, ऐसा देखा तो नहीं है अभी तक, कि बिज़नेस करना जो है वो नए पाकिस्तान में आसान हो गया है, लेकिन ऐसा अभी तक नज़र नहीं आ रहा है जब तक कि आप जो है वो लोगों को बाहर से इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कन्विंस नहीं कर लेते। सही। ऐसा नहीं है कि लोग और कन्विंस नहीं हैं, ऑलरेडी लोग कन्विंस हैं और इसको आगे लेके चलना भी चाहते हैं। और यही सिलसिला जो है वो एक किसी भी कंट्री की इकॉनमी की बुनियाद होता है। यही वो स्टेप्स होते हैं जो आपका खाली ख़जाने को भर सकते हैं, आपके इंपोर्ट को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपके एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, आपके हेल्थ एंड एजुकेशन पे जो है वो बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा बुनियादी सवाल है मेरा आपसे। आपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सारे गोल्स बताए, और गवर्नमेंट चाहे तो इस पर इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन हमारी इकॉनमी जो कि IMF की डायरेक्शंस को फॉलो कर रही है, और हमारी मिनिस्ट्रीज़, बिलखुसूस फाइनेंस मिनिस्टर या एडवाइज़र हफीज़ शेख साहब, वो तो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे लिए मजबूरियाँ भी हैं। तो क्या आपको लगता है IMF इस चीज़ पर एग्री करेगी? देखें, हर चीज़ की शुरुआत आप इस तरह से नहीं करते कि आपने एक एज अ पॉलिसी जो है वो पूरी पाकिस्तान पे जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन जो आप रूल्स हैं उनको तोड़ नहीं सकते, लेकिन उन्हीं रूल्स को थोड़ा सा बेंड करके सही रास्ते को चुनते हुए आप उसमें से 10%, 15% देन 20% आप उसमें से रास्ता निकाल सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर ये चीज़ें आवाम के सामने लेके आएँ तो मुझ जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो इनकी हेल्प करने को तैयार हैं और इनको वो रास्ते दिखाने को तैयार हैं जहाँ से ये चीज़ें शुरू की जा सकती हैं। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जैसे जिनको शुरू किया जा सकता है। जैसे लोग तैयार हैं, जो नवाज़ शरीफ ने 46 हॉस्पिटल बनाने चाहे थे, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाने को तैयार हैं लोग। तो वो एटलीस्ट हमारे मुल्क को 46 नए अस्पताल मिल सकते हैं। सिर्फ उस तरफ फोकस होने की ज़रूरत है, हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी कलम की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपनी हैवीली पॉपुलेटेड जो एरिया है उसको हम टारगेट कर सकते हैं। जो अपनी इतनी बड़ी हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है, ज़रख़ेज़ ज़मीन अवेलेबल है, उसको हम जो है वो कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट मेरा आपसे सवाल ये है कि आज आपने जो ये सारी बातें एजेंडा पाकिस्तान में बताई हैं, तो यकीनी तौर पे आपने ये बातें इलेक्शन 2018 से पहले भी कही होंगी, और उसके बाद भी पीटीआई की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मुख्तलिफ वुज़रा और डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, फिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसमें शामिल हैं जिनके डायरेक्ट प्रेसिडेंट और चेयरमैन से आप गाए बगाए ये बातें शेयर करते रहें। तो क्या वजूहत हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी इस बात को इंडोज़ नहीं किया गया? और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान को तो हुकूमत मिली, उन्होंने यानी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। इसमें मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया है, जिसमें असद उमर साहब हैं। उन्होंने मुझे फ़ौरन जो है वो आइडिया सुनते ही किस तरीके से करें, उन्होंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हैं ज़ुबैर गिलानी, उनसे मुलाकात करवा दी। मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा वो शायद नहीं कर सकते थे। उनसे पिछले 1.5 साल से हमारी बहुत सी चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो कब इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन कम से कम ये है कि जो लोग हैं वो उसको सीरियस ले रहे हैं, देख रहे हैं। टाइम बहुत लग रहा है, जो कि हमें अंदाज़ा है कि जो रीज़न हमारे सामने दिए जाते हैं
मे बी के वो रीज़न। इसके अलावा और भी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है। इसमें फवाद चौधरी साहब से जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर हुई थी। जुल्फ़ी बुखारी साहब से डिस्कस हुई थी। PCSIR के चेयरमैन से हमने डिस्कस किया था। तो काफ़ी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी, लेकिन यह है कि अभी तक जो है वो कोई प्रैक्टिकल होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। सही है अदनान साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमने आपका वक्त लिया आपके दफ्तर में आके, और आई एम रियली थैंकफुल। आपकी तमाम तर रिकमेंडेशंस जो पहले भी गवर्नमेंट तक पहुंची हैं, आज एजेंडा पाकिस्तान के तवज्जुह से पूरी आलमी मीडिया, बिलखुसूस कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी इस चीज़ को सुना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन तजावीज़ की रोशनी में पाकिस्तान का एक बेहतर मुआशी प्लान लोगों के सामने आए, ताकि फिर जो बैरून मुल्क सरमायाकार हैं वो भी इंटरेस्ट ले सकें, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज एजेंडा पाकिस्तान में हमने इंजीनियर अदनान चिश्ती से जो गुफ्तगू की, वो पाकिस्तान की इकॉनमी और इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो हर टर्म का प्लान है, इसमें सबसे ज़्यादा आसान शॉर्ट टर्म प्लानिंग, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ी मुस्बत चीज़ है। अगर वो चाहें तो अपने एक पॉलिटिकल फेस को भी मज़ीद बेहतर करने के लिए और आवाम तक एक उसका समर पहुंचाने के लिए इसको बासानी इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, अपना भी सकते हैं, और आवाम को भी इससे फैसिलिटेट कर सकते हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन न जाने क्या वजूहात हैं कि इस 2 साल से ज़ायद के अरसे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी कैबिनेट, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ इस पर संजीदगी से गौर करे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उमर ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।